अभिवादन। आज हम विज्ञान की दुनिया में एक दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं और हमारा पड़ाव है प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये महाराष्ट्र एससी बोर्ड के विज्ञान 1 का अध्याय 6 है और हाँ, परीक्षा के नजरिए से काफी अहम भी है। हमारे पास इस चैप्टर से जुड़े कुछ नोट्स और टेक्स्ट बुक के अंश हैं, तो हमारा इरादा है इनमें से सबसे जरूरी बातें, खासकर जो एससी बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण है, उन्हें निकालकर आसान और दिलचस्प तरीके से समझना। बिल्कुल। हम देखेंगे कि कैसे रोशनी जो सीधी चलती है वो अपना रास्ता बदल लेती है जब वो एक चीज से दूसरी चीज में दाखिल होती है, जैसे हवा से पानी में या हवा से कांच में, और इसके पीछे का विज्ञान क्या है। साथ ही रोजमर्रा की कुछ हैरान करने वाली चीजें जैसे तारों का टिमटिमाना या इंद्रधनुष का बनना इसी खेल से कैसे जुड़ी है, ये भी समझेंगे। बढ़िया, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि प्रकाश के मुड़ने में क्या राज छुपे हैं। सबसे पहले ये अपवर्तन है क्या भला? मतलब सीधी चलती लाइट मुड़ क्यों जाती है? हाँ, देखिए, सरल शब्दों में कहें तो जैसा टेक्स्ट बुक में भी लिखा है, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम, मान लीजिए हवा, से दूसरे पारदर्शी माध्यम जैसे पानी या कांच में तिरछी होकर जाती है तो उसकी दिशा वो बदल जाती है, वो थोड़ी मुड़ जाती है। बस इसी मुड़ने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अच्छा, मुड़ना। जैसे वो टेक्स्ट बुक की एक्टिविटी 1 में था, पानी के ग्लास में रखी पेंसिल मुड़ी हुई दिखती है, या एक्टिविटी 2 में बर्तन के तले में रखा सिक्का वो पानी डालने पर ऊपर उठा हुआ दिखता है। ये सब अपवर्तन है। एकदम सही। वो अपवर्तन के क्लासिक उदाहरण है। पेंसिल असल में मुड़ती नहीं है, नहीं सिक्का ऊपर उठता है। होता ये है कि पेंसिल के पानी वाले हिस्से या सिक्के से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब पानी से निकलकर हवा में आती हैं तो वो मुड़ जाती हैं। हमारी आंखें इन मुड़ी हुई किरणों को देखती हैं और दिमाग को लगता है कि किरणें सीधी आ रही हैं। बस इसीलिए पेंसिल मुड़ी हुई या सिक्का अपनी जगह से थोड़ा ऊपर नजर आता है। अच्छा, ये एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन है जो प्रकाश के मुड़ने से ही पैदा होता है। तो मतलब ये प्रकाश का रास्ता बदलना ही हमें ये सब दिखाता है। अच्छा, टेक्स्ट बुक में वो कांच के स्लैब वाली एक्टिविटी भी है, एक्टिविटी 3, वो भी इसी से जुड़ी है। उसमें क्या खास है? हाँ, वो कांच का स्लैब वाला प्रयोग एसएससी बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर उसका किरण आरेख, वो रे डायग्राम जो बनाते हैं। वो दिखाता है कि जब प्रकाश हवा से कांच में जाता है, यानी विरल से सघन माध्यम में, तो वो अभिलंब मतलब नॉर्मल की ओर झुकता है। अभिलंब यानी सतह पर खींची गई एक काल्पनिक सीधी लाइन 90 डिग्री पर। और फिर जब वो कांच से वापस हवा में निकलता है तब ठीक उल्टा होता है। अब प्रकाश सघन माध्यम यानी कांच से विरल माध्यम हवा में जा रहा है, तो वो अभिलंब से दूर हटता है। इस पूरे खेल का नतीजा ये होता है कि जो किरण स्लैब से बाहर निकलती है, जिसे निर्गत किरण कहते हैं, वो स्लैब में घुसने वाली किरण आपतित किरण के समानांतर होती है, पैरेलल। समानांतर? लेकिन हाँ, समानांतर होती है, लेकिन अपनी असली जगह से थोड़ी बाजू में खिसक जाती है। इसे लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अच्छा, तो दिशा वही रहती है, अंत में बस थोड़ी शिफ्ट हो जाती है साइड में। ऐसा क्यों कि वो वापस समानांतर हो जाती है? क्योंकि जितना वो अंदर जाते समय अभिलंब की ओर मुड़ी थी, उतना ही बाहर निकलते समय अभिलंब से दूर हट जाती है। मतलब अगर स्लैब की दोनों सतहें पैरेलल हैं तो इस प्रयोग में 3 कोण बहुत जरूरी हैं। आपतन कोण I, एंगल ऑफ इंसिडेंस, अपवर्तन कोण R, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और निर्गम कोण E, एंगल ऑफ इमर्जेंस। और एक खास बात जो याद रखने लायक है, आपतन कोण I और निर्गम कोण E हमेशा बराबर होते हैं, I = E। ये जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट है ना, ये स्लैब की मोटाई और आपतन कोण पर निर्भर करता है। क्या इस मुड़ने का कोई नियम कायदा भी है, या प्रकाश अपनी मर्जी से कहीं भी मुड़ जाता है? नहीं, बिल्कुल नियम है। इन्हें अपवर्तन के नियम कहते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। और 2 मुख्य नियम हैं। पहला नियम तो काफी सीधा है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही प्लेन में, एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसे स्नेल का नियम कहते हैं, स्नेल्स लॉ। और हाँ, ये एसएससी परीक्षा के लिए बेहद जरूरी है, इसे ध्यान से समझिए। स्नेल का नियम ये क्या कहता है? स्नेल का नियम कहता है कि किन्हीं 2 दिए गए माध्यमों के लिए, जैसे हवा और कांच, और प्रकाश के किसी एक फिक्स्ड रंग के लिए, आपतन कोण की ज्या मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी साइन I,
और अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन आर, इनका अनुपात, इनका रेशियो हमेशा स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है। मतलब साइन आई साइन आर इक्वल्स टू एक फिक्स नंबर हमेशा। के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे आमतौर पर n अक्षर से दिखाते हैं। तो स्नेल का नियम बन जाता है साइन आई साइन आर इज इक्वल टू n। ये अपवर्तनांक n, हाँ तो ये मतलब एक तरह से मीडियम की बेंडिंग पावर बता रहा है कि वो लाइट को कितना मोड़ेगा। हाँ, आप बिल्कुल ऐसा समझ सकते हैं। अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक माप है कि कोई माध्यम प्रकाश को कितना धीमा करता है और कितना मोड़ता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक n ज्यादा, वो प्रकाश को ज्यादा मोड़ेगा। जैसे टेक्स्ट बुक में दी गई टेबल देखें तो हवा का n लगभग 1 है, पानी का 1.33, कांच का करीब 1.5 और हीरे का सबसे ज्यादा 2.42। ओह अच्छा, 2.42। हाँ, हीरा प्रकाश को बहुत ज्यादा मोड़ता है, इसी वजह से वो इतना चमकता भी है। अपवर्तनांक का सीधा संबंध माध्यम में प्रकाश की चाल से भी है, स्पीड ऑफ लाइट से। असल में n हमें बताता है कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल वैक्यूम में प्रकाश की चाल की तुलना में कितनी कम है। अगर पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1 और दूसरे में v2 है, तो दूसरे माध्यम का पहले के सापेक्ष अपवर्तनांक, जिसे n21 लिखते हैं, वो होता है v1 v2। और वो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या चीज है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ, देखिए, जब पहला माध्यम वैक्यूम यानी निर्वात हो या हवा हो, जिसका n लगभग 1 ही मानते हैं, तब दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसे सिर्फ n से लिखते हैं और इसका सूत्र है n इक्वल्स टू CV। यहाँ C है निर्वात में प्रकाश की चाल, जो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, और V है उस माध्यम में प्रकाश की चाल। समझ गया। ये सूत्र n इज इक्वल टू CV और निरपेक्ष अपवर्तनांक की परिभाषा, ये दोनों ही SSC बोर्ड के लिए याद रखने लायक हैं। श्रेया, ये अपवर्तनांक n सिर्फ माध्यम पर निर्भर करता है या प्रकाश पर भी? मतलब क्या लाल रोशनी और नीली रोशनी के लिए कांच का n एक ही होगा? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, एक ही नहीं होगा। अपवर्तनांक प्रकाश के रंग यानी उसकी तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ पर भी निर्भर करता है। आमतौर पर बैंगनी या नीले प्रकाश के लिए n थोड़ा ज्यादा होता है और लाल प्रकाश के लिए थोड़ा कम। अच्छा। हाँ, इसका मतलब है कि कांच नीले प्रकाश को लाल प्रकाश की तुलना में थोड़ा ज्यादा मोड़ेगा। ये बात आगे चलकर बहुत काम आएगी जब हम इंद्रधनुष की बात करेंगे। ठीक है, तो अब ये साफ हो गया कि प्रकाश मुड़ता है और कितना मुड़ेगा ये n पर निर्भर करता है। पर ये कब अभिलंब नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा और कब उससे दूर हटेगा? कांच वाले प्रयोग में तो दोनों हुआ था। हाँ, इसका नियम जुड़ा है माध्यम के प्रकाशीय घनत्व से, ऑप्टिकल डेंसिटी से। और ध्यान रहे, ये सामान्य घनत्व यानी मास वॉल्यूम वाला घनत्व नहीं है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक n ज्यादा होता है, उसे प्रकाशीय रूप से सघन कहते हैं, ऑप्टिकली डेंसर। और जिसका n कम होता है, उसे विरल, ऑप्टिकली रेरर कहते हैं। जैसे कांच पानी की तुलना में प्रकाशीय सघन है और पानी हवा की तुलना में। तो नियम बहुत सीधे हैं। पहला, जब प्रकाश विरल माध्यम कम n जैसे हवा से सघन माध्यम ज्यादा n जैसे कांच में जाता है, तो वो अभिलंब की ओर झुकता है, यानी एंगल R एंगल I से छोटा होगा, RI। दूसरा, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, तो वो अभिलंब से दूर हटता है, यानी एंगल R एंगल I से बड़ा होगा, RI। ठीक है। और तीसरा, अगर प्रकाश अभिलंब के बिल्कुल सीध में गिरे, मतलब सतह पर 90 डिग्री पर I इज इक्वल टू 0, तो वो बिना मुड़े सीधा निकल जाता है, R इज इक्वल टू 0। अच्छा। ये तीनों स्थितियां किरण आरेख बनाने और समझने के लिए बेहद जरूरी हैं, खासकर SSC के सवालों के लिए। समझ गया। तो सघन में जाते हुए नजदीक अभिलंब के और विरल में जाते हुए दूर। अच्छा, अब आते हैं उन दिलचस्प नजारों पर जिनका आपने शुरू में जिक्र किया था, जैसे तारों का टिमटिमाना। क्या ये भी हवा में प्रकाश के मुड़ने का ही नतीजा है? बिल्कुल, ये वायुमंडलीय अपवर्तन यानी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का सबसे जाना माना उदाहरण है। देखिए, हमारी पृथ्वी का वायुमंडल एक जैसा नहीं है।
इसमें हवा की अलग अलग परतें हैं जिनका तापमान और घनत्व लगातार बदलता रहता है। गर्म हवा ठंडी हवा से हल्की मतलब विरल होती है, कम एन, और ठंडी हवा सघन ज्यादा एन। तारे हमसे बहुत बहुत दूर हैं, इसलिए वो हमें एक बिंदु जैसे दिखते हैं, पॉइंट सोर्स। जब तारों से आने वाली रोशनी वायुमंडल की इन बदलती हिलती डुलती परतों से गुजरती है तो वो लगातार मुड़ती रहती है, कभी इधर कभी उधर। इससे हमारी आंखों तक पहुंचने वाली रोशनी की मात्रा पल पल बदलती है और हमें लगता है कि तारा टिमटिमा रहा है। और हाँ, इसी अपवर्तन की वजह से तारे हमें अपनी असली जगह से थोड़े ऊंचे भी दिखाई देते हैं। लेकिन फिर आसमान में दिखने वाले ग्रह, प्लैनेट्स, क्यों नहीं टिमटिमाते? वो भी तो इसी वायुमंडल से दिखते हैं। हाँ, बेहतरीन सवाल। इसकी वजह है दूरी और उनका साइज। ग्रह तारों की तुलना में पृथ्वी के बहुत करीब है, इसलिए वो हमें बिंदु की तरह नहीं बल्कि एक छोटी चकती या डिस्क या कह लें कई बिंदुओं के समूह की तरह दिखते हैं। तो अगर ग्रह के एक हिस्से से आने वाली रोशनी किसी पल कम होती है तो उसी समय दूसरे हिस्से से आने वाली रोशनी शायद बढ़ जाती है। ये सारे बदलाव आपस में मिलकर एक दूसरे को लगभग कैंसिल कर देते हैं, औसत निकल जाता है और हमें ग्रहों की चमक स्थिर लगती है, टिमटिमाती हुई नहीं। अच्छा, ये बात है। वायुमंडलीय अपवर्तन के और भी कमाल हैं, जैसे मरीचिका, मिराज। खासकर रेगिस्तान में या गर्मी के दिनों में सड़क पर दूर पानी जैसा दिखने का भ्रम। ये इसलिए होता है क्योंकि जमीन के पास की हवा बहुत गर्म होकर विरल हो जाती है और ऊपर की हवा ठंडी और सघन रहती है। दूर किसी चीज जैसे पेड़ से आने वाली रोशनी जब नीचे आती है तो वो सघन से विरल हवा में जाते हुए अभिलंब से दूर मुड़ती जाती है। कभी कभी ये इतनी मुड़ जाती है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, TIR, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। इससे हमें उस पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब जमीन पर दिखता है, मानो वहां पानी हो। अरे हाँ, मिराज। SSC परीक्षा में अक्सर तारों के टिमटिमाने, ग्रहों के न टिमटिमाने और मरीचिका के कारण पूछे जाते हैं, तो ये समझना जरूरी है। एक और प्रभाव है सूर्योदय का जल्दी दिखना और सूर्यास्त का देर से होना। जब सूरज असल में हॉरिजॉन मतलब क्षितिज से नीचे होता है तब भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण उसकी किरणें मुड़कर हम तक पहुंच जाती हैं और हमें वो क्षितिज के ऊपर दिखने लगता है। ऐसा सूर्योदय से करीब 2 मिनट पहले और सूर्यास्त के करीब 2 मिनट बाद तक होता है। वाह, मतलब हमारी हवा ही एक तरह का अदृश्य लेंस है जो रोशनी को मोड़कर ये सब दिखाती है। कमाल है। अच्छा, अब बात करते हैं इंद्रधनुष की। वो 7 रंग कहां से आते हैं? आपने बताया था कि अपवर्तनांक रंग पर निर्भर करता है। क्या टेक्स्ट बुक में बताया गया प्रकाश का विक्षेपण यानी डिस्पर्शन ऑफ लाइट इसी से जुड़ा है? बिल्कुल। इंद्रधनुष का राज विक्षेपण में ही छुपा है। जब सफेद प्रकाश जैसे सूरज की रोशनी किसी प्रिज्म जैसी चीज से गुजरता है तो वो अपने 7 घटक रंगों में बट जाता है। ये रंग है बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। याद रखने के लिए वो शॉर्टकट है विबग्योर। हाँ, वेबग्योर। हाँ, तो सफेद प्रकाश का अपने इन रंगों में टूटने के इसी घटना को विक्षेपण या डिस्पर्जन कहते हैं। पर ये बंटवारा होता क्यों है? प्रिज्म ऐसा क्या करता है? जैसा हमने पहले बात की थी, किसी माध्यम जैसे कांच या पानी का अपवर्तनांक N प्रकाश के रंग यानी वेवलेंथ पर निर्भर करता है। बैंगनी रंग के लिए N सबसे ज्यादा होता है और लाल रंग के लिए N सबसे कम। अब स्नेल का नियम याद कीजिए, sin I sin R = N। जिसका N ज्यादा वो ज्यादा मुड़ेगा, है ना? बिल्कुल। तो जब सफेद प्रकाश प्रिज्म में घुसता है, बैंगनी रंग सबसे ज्यादा मुड़ता है, लाल रंग सबसे कम मुड़ता है और बाकी रंग बीच में अपनी अपनी जगह थोड़ा थोड़ा मुड़ते हैं। नतीजा, सारे रंग अलग अलग दिशाओं में जाते हैं और हमें एक सुंदर स्पेक्ट्रम दिखता है। सर आइजैक न्यूटन ने ही सबसे पहले ये प्रिज्म वाले प्रयोग से साबित किया था। तो विक्षेपण की परिभाषा और उसका कारण यानी अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर होना, ये SSC के लिए याद रखना चाहिए। ठीक है, रंगों का अलग होना समझ आया। एक और टर्म है टेक्स्ट बुक में, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। ये परावर्तन शब्द थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हम तो अपवर्तन पढ़ रहे थे, ये TIR क्या चीज है?
हाँ, ये अपवर्तन से ही जुड़ी एक खास स्थिति है और बहुत काम की भी है। हमने देखा कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है, R बड़ा I से। अब सोचिए, अगर हम आपतन कोण I को बढ़ाते जाएं, तो अपवर्तन कोण R भी बढ़ता जाएगा और प्रकाश किरण सतह के और करीब आती जाएगी, है ना? हाँ। एक खास आपतन कोण ऐसा आएगा जिसके लिए अपवर्तन कोण ठीक 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों की सतह को बस छूते हुए, ग्रेस करती हुई निकल जाएगी। इस खास आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। इसे आईसी से दिखाते हैं। हर माध्यम जोड़े के लिए, जैसे कांच हवा या पानी हवा, क्रांतिक कोण का मान फिक्स होता है। अच्छा, क्रिटिकल एंगल। हाँ, अब असली मजा, अगर हम आपतन कोण को इस क्रांतिक कोण आईसी से भी ज्यादा कर दें, मतलब I ग्रेटर देन IC, तो क्या होगा? प्रकाश किरण विरल माध्यम में जा ही नहीं पाएगी, अपवर्तन होगा ही नहीं। सारी की सारी रोशनी 100% वापस उसी सघन माध्यम में लौट आएगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी आईने से टकराकर लौटती है। इसी घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। वाह, मतलब पूरी लाइट वापस? हाँ, पूरी। लेकिन इसके होने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी जरूरी हैं, ये याद रखना है। पहला, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने की कोशिश कर रहा हो। दूसरा, आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा हो। TIR की परिभाषा, ये दोनों शर्तें और क्रांतिक कोण की समझ, ये सभी SSC के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये ऐसा है कि प्रकाश बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर दरवाजा इतना टेढ़ा है, आपतन कोण क्रांतिक कोण, कि वो बाहर निकलने के बजाय अंदर ही टकराकर वापस आ जाता है। तो क्या इंद्रधनुष में ये TIR भी होता है? मतलब अपवर्तन, विक्षेपण और TIR सब एक साथ? बिल्कुल सही पकड़ा। इंद्रधनुष इन तीनों का मिला जुला शानदार प्रदर्शन है। बारिश के बाद हवा में तैरती पानी की बूंदें छोटे छोटे प्रिज्म और मिरर जैसा काम करती हैं। जब सूरज की रोशनी, जो हमारे पीछे होनी चाहिए इंद्रधनुष देखने के लिए, बूंद में घुसती है, तो सबसे पहले होता है अपवर्तन और साथ ही विक्षेपण। रंग अलग होने लगते हैं। फिर बूंद के अंदर ये रंगीन किरणें बूंद के पिछली सतह से टकराती हैं। अगर यहाँ आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा हुआ, जो अक्सर होता है, तो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, TIR। अच्छा। किरणें बूंद के अंदर ही मुड़ जाती हैं और आखिर में जब ये किरणें बूंद से वापस हवा में निकलती है, तो एक बार फिर अपवर्तन होता है। इस पूरे सफर के बाद हमें आसमान में रंगों का वो खूबसूरत धनुष दिखाई देता है। गजब। एक नन्ही सी पानी की बूंद में फिजिक्स के इतने सारे नियम एक साथ काम करते हैं। अच्छा, टेक्स्ट बुक में कुछ गणित वाले उदाहरण, सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी हैं, क्या वो भी जरूरी है? हाँ, वो उदाहरण स्नेल के नियम और अपवर्तनांक के सूत्रों N = CV और N21 = V1 V2 का इस्तेमाल दिखाते हैं। जैसे अगर आपको किसी माध्यम का अपवर्तनांक पता है, तो उसमें प्रकाश की चाल निकाल सकते हैं, या 2 माध्यमों में चाल पता है तो सापेक्ष अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। SC परीक्षा में इन सूत्रों पर आधारित छोटे मोटे आंकिक प्रश्न, मतलब न्यूमेरिकल्स, आ सकते हैं, तो उनका अभ्यास कर लेना अच्छा है। तो आज हमने समझा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियम क्या हैं, खासकर स्नेल का नियम sin I sin R = N, फिर अपवर्तनांक N का मतलब क्या है और ये कैसे प्रकाश की चाल N = CV और माध्यम की प्रकृति से जुड़ा है। हमने कांच के स्लैब से प्रकाश के रास्ते को भी देखा, वो लैटरल डिस्प्लेसमेंट समझा, और हमने वायुमंडलीय अपवर्तन के दिलचस्प नतीजे देखे। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं, मरीचिका कैसे बनती है, और सूरज क्यों जल्दी उगता और देर से डूबता दिखता है। फिर हमने समझा कि कैसे प्रिज्म या पानी की बूंदें विक्षेपण से सफेद प्रकाश को रंगों में तोड़ती हैं, और कैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी TIR काम करता है, जिसकी इंद्रधनुष बनने में भी भूमिका है। ये सारी बातें न सिर्फ ज्ञान बढ़ाने वाली हैं, बल्कि SSC बोर्ड परीक्षा के लिए भी सीधी सीधी महत्वपूर्ण है। तो मुख्य बातें जो दिमाग में रखनी है: स्नेल का नियम, अपवर्तनांक के सूत्र और परिभाषाएं, विरल से सघन और सघन से विरल माध्यम में प्रकाश कैसे मुड़ता है,
वायुमंडलीय अपवर्तन के उदाहरणों के पीछे का कारण, विक्षेपण क्यों होता है और TIR की शर्तें क्या हैं। बिल्कुल। और आज की चर्चा से एक बात और सोचने लायक है। हमने पूर्ण आंतरिक परावर्तन TIR की बात की। ये सिद्धांत सिर्फ मरीचिका या इंद्रधनुष तक ही सीमित नहीं है। आज जो हम ऑप्टिकल फाइबर के जरिए तेज रफ्तार इंटरनेट और फोन कॉल का मजा ले रहे हैं, उसकी बुनियाद यही TIR है। इन पतले से धागों के अंदर प्रकाश सिग्नल हजारों बार पूर्ण आंतरिक परावर्तित होते हुए बिना ज्यादा नुकसान के लंबी दूरी तय करते हैं। अरे हाँ, ऑप्टिकल फाइबर्स। सोचिए, प्रकाश के मुड़ने और अंदर ही अंदर टकराकर लौटने के इस साधारण से लगने वाले सिद्धांत ने हमारे संचार में क्रांति ला दी। भविष्य में इसके और क्या-क्या इस्तेमाल हो सकते हैं, ये एक सोचने वाली बात है। वाकई सोचने वाली बात है। इस ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए धन्यवाद। उम्मीद है SSC के विद्यार्थियों और सभी जिज्ञासु श्रोताओं को प्रकाश के अपवर्तन को समझने में मदद मिली होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।